साल 2012 में जिनेवा में एक ऐसी खोज हुई जिसने हमारे प्रेजेंट के राज को एक नई रोशनी दी। ये थी गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी। ये पार्टिकल को आज हम हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं। इसके मास और प्रॉपर्टीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने $9 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन एक ऐसी बात भी थी जो इन साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था। असल में हिग्स बोसोन के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले से ही मौजूद था और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस फॉर्मूला की प्रेडिक्शन किसी और ने नहीं बल्कि फेमस टीवी शो द सिम्पसन ने की थी। जी हाँ, दिसंबर 1989 से आज तक चलने वाले द सिम्पसन कार्टून सीरीज टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एनिमेटेड शो बन चुका है। वही बात करें हिग्स बोसोन की तो साल 1998 में द सिम्पसन के सीजन 10 के एपिसोड 2 में होमर सिम्पसन एक बोर्ड पर कुछ फॉर्मूला लिखता है और सरप्राइजिंगली उसने जो फॉर्मूलाज यूज किया था वही फॉर्मूला हिग्स बोसोन के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। यानी द सिम्पसन के राइटर्स को हिग्स बोसोन की खोज से 14 साल पहले ही इस फॉर्मूला का पता चल चुका था। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या द सिम्पसन के राइटर्स फ्यूचर से आए थे? आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे द सिम्पसन की प्रेडिक्शन का सिलसिला कोई नई बात नहीं है। गॉड पार्टिकल के अलावा भी इस शो ने ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो में आपको इन सारी प्रेडिक्शंस और इसके पीछे का राज पता चलेगा। जब साल 2000 में द सिम्पसन का सीजन 11 का एपिसोड 17 आया तब इस एपिसोड में राइटर्स ने 17 साल पहले ही यूएस के प्रेसिडेंट को प्रेडिक्ट कर लिया था। यहाँ लीजा सिम्पसन ट्रम्प के प्रेसिडेंट होने की बात करती है और अब जरा इस क्लिप पर नजर डालिए। आखिर कोई इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? साल 1995 में द सिम्पसन का सीजन 6 एपिसोड 9 में लीजा सिम्पसन ने पिक्चर फोन कॉल किया जिसको आज हम वीडियो कॉल के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये काल्पनिक टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ इसके 15 साल बाद ही साल 2010 में फेस टाइम आ गया। इसी सीजन के एपिसोड 19 में द सिम्पसन ने स्मार्ट वॉच को भी प्रेडिक्ट किया था जिसे आज हम सभी यूज करते हैं। तो फिर वापस से यही सवाल उठता है कि क्या द सिम्पसन के राइटर्स सच में फ्यूचर से आए थे? अच्छा, मान लो कि वीडियो कॉल, स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन की प्रेडिक्शन बस एक गेस थी, लेकिन साल 1998 में आए सीजन 10 एपिसोड 5 में होमर सिम्पसन एक मूवी डायरेक्टर को एक स्क्रिप्ट सुनाता है। उस डायरेक्टर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आती है कि वो उसको चुराने का प्लान बनाता है। डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट लेकर 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म स्टूडियो के पास जाता है। स्टूडियो के बाहर एक साइन बोर्ड होता है जिसमें लिखा है कि ये डिज्नी का एक डिवीजन है, जबकि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स और डिज्नी दो अलग अलग कंपनीज थी। लेकिन इसके 19 साल बाद साल 2017 में वही हुआ जो आप सोच रहे हो। डिज्नी ने फॉक्स फिल्म स्टूडियो को खरीद लिया और इसी तरह द सिम्पसन का ये प्रेडिक्शन भी हकीकत में बदल गया। द सिम्पसन ने नोबेल प्राइज विनर को भी प्रेडिक्ट कर लिया था। साल 2010 में आए सीजन 22 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि हॉल्मस्ट्रॉम को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिलता है और हमेशा की तरह इनकी ये प्रेडिक्शन भी कुछ साल बाद हकीकत में बदल जाती है। तो अब आपको और कितने सबूत चाहिए कि द सिम्पसन के राइटर्स फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अब तक अगर आपको ये सब सच लग रही है तो अब सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपके सामने द सिम्पसन के राज पर से पर्दा उठाने वाला हूँ, वो भी सबूत के साथ। तो शुरू करते हैं गॉड पार्टिकल से कि कैसे सिम्पसन के राइटर्स को इस फॉर्मूला के बारे में पहले से ही पता था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिम्पसन के राइटर्स आम इंसान नहीं थे। ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इनमें से ज्यादातर राइटर्स ने साइंस और मैथमेटिक्स में करीब 2-3 PhD कर रखी थी। इस सीन में जहाँ होमर साइंटिस्ट बन चुका है और ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहा है, ये भले ही हिग्स बोसन के मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है। होमर के फॉर्मूला को यूज करने पर रिजल्ट 775 GeV आता है, जबकि एक्चुअल मास 125 GeV है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सिम्पसन के राइटर्स कुछ भी लिख सकते थे, तो फिर ये फॉर्मूला इतनी सोच समझकर क्यों लिखी गई? असल में इस एपिसोड के राइटर डेविड एक्स कोहेन थे, जो खुद एक फिजिसिस्ट थे। साथ ही इन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और मैथमेटिक्स में PhD कर रखी थी। इसीलिए जब वो द सिम्पसन की इस एपिसोड पर काम कर रहे थे तो इन्होंने ये कोशिश करी कि सब कुछ परफेक्ट हो या एटलीस्ट परफेक्ट से मेल खाता हो। अब अगले प्रेडिक्शन की बात करते हैं, जो ये है कि द सिम्पसन ने पहले ही फेस टाइम और स्मार्ट वॉच का जिक्र कर दिया था। अब आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि AT&T कंपनी ने 1964 में ही इस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया था, जो एक बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। इन्होंने 1965 के आसपास पिक्चर फोन के बूथ्स भी प्रेजेंट किए थे। अगली प्रेडिक्शन की बात करें तो द सिम्पसन ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, जबकि असल में इस एपिसोड में उन्होंने बस एक काल्पनिक सिचुएशन दिखाई थी कि अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनता है तो देश के खजाने खत्म हो जाएंगे। मतलब उन्होंने ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं की थी। वही बात अगर इस वायरल वीडियो की करें तो इसका सच ये है कि ये एनिमेटेड वीडियो
ट्रम्प के प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के बाद बनाया गया था। जब डोनाल्ड ट्रम्प 2016 में प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुए थे, तब द सिम्पसन ने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज किया जिसका नाम था ट्रम्पेस्टिक वॉयज। उन्होंने ट्रम्प की रैलीज का मजाक उड़ाने के लिए ये वीडियो बनाया था। यानी जब ट्रम्प का सीरियो से उतरने का असली वीडियो शूट हो गया था, उसके बाद ही ये एनिमेटेड वीडियो इंटरनेट पर आया। चलिए अब उस प्रेडिक्शन की बात करते हैं जिसमें डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, द सिम्पसन के राइटर्स अमेरिकन कल्चर का मजाक उड़ाते थे। तो ये बात 1996 की है जब डिज्नी ने एबीसी कॉर्पोरेशन को खरीद लिया था, जो उस समय बहुत ही बड़ी खबर थी क्योंकि एबीसी एक बहुत ही बड़ी ब्रॉडकास्ट कंपनी थी। सिम्पसन के क्रिएटर्स और राइटर्स ने सोचा कि अगर डिज्नी एबीसी को खरीद सकता है तो एक दिन फॉक्स को भी खरीद लेगा, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि 19 साल बाद सच में ऐसा होगा। इसलिए जब ये डील हुई तो इस एपिसोड के क्रिएटर ने खुद ट्वीट करके बताया कि एक फनी कोइंसिडेंस था। चलिए नेक्स्ट नोबेल प्राइज विनर के प्रेडिक्शन की बात करते हैं। द सिम्पसन के एपिसोड में दिखाया गया था कि मिलहाउस नाम का कैरेक्टर बेटिंग पूल में इकोनॉमिक्स के लिए हॉलस्ट्रॉम को नोबेल प्राइज विनर चूज करता है और शॉकिंगली 6 साल बाद रियल लाइफ में हॉलस्ट्रॉम को नोबेल प्राइज भी मिल गया था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेडिक्शन नहीं थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि शो के राइटर्स काफी इंटेलिजेंट थे। उनके पास इतनी नॉलेज थी कि किस मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट ने क्या बड़ा काम किया है। ऐसे में जब द सिम्पसन के राइटर्स ने शो लिखा तो उन्होंने ये बात कंसीडर की। और अगर आप इस क्लिप को ध्यान से देखो तो इकोनॉमिक्स कैटेगरी में सिर्फ एक ही नाम नहीं था, वहाँ 4 नाम थे और सभी जाने माने थे। इसमें उन्होंने जगदीश भगवती पर सर्कल किया था, लेकिन जीत हॉलस्ट्रॉम गए थे। तो दोस्तों, आपका इन सिम्पसन के प्रेडिक्शन के बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साल 1997 में समुद्र के अंदर से एक अजीब साउंड को रिकॉर्ड किया गया। इन साउंड की फ्रीक्वेंसी काफी कम थी, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड काफी बड़ा था। इन दोनों साउंड्स को अमेरिका के एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रडार ने रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद कैलकुलेशन करके जब इन साउंड्स के लोकेशन का पता किया गया तो पता चला कि ये साउथ पैसिफिक ओशन के एक रिमोट एरिया में से आ रही है। जिसके बाद इन साउंड्स को ब्लूप का नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू कर दी गई ताकि पता लगाया जाए कि ये साउंड किस चीज का था। उस वक्त ये अनुमान लगाया गया कि ये साउंड किसी बहुत बड़ी चीज से आ रही थी, लेकिन समुद्र के उस एरिया में किसी को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद कई सालों तक ये माना गया कि समुद्र की इस एरिया में कोई बहुत बड़ा क्रीचर मौजूद है, पर आज के समय में इस एरिया में एक बेहद ही अनोखा काम किया जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर समुद्र का वो हिस्सा मौजूद है जिसके चारों तरफ हजारों किलोमीटर्स तक कोई भी लैंड मौजूद नहीं है। इस पॉइंट को द ओशियनिक पोल या पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट से लैंड का सबसे करीबी टुकड़ा लगभग एंटार्क्टिका, जो कि 2688 किलोमीटर की दूरी पर है। पॉइंट नीमो से सबसे करीबी आबादी वाला लैंड चिली का कोस्ट है, जो कि 3334 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि दूसरी साइड पर न्यूजीलैंड जो 4700 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यही वजह है कि पॉइंट नीमो को दुनिया का सबसे वीरान और स्कैरी हिस्सा माना जाता है। इतना वीरान कि यहाँ सबसे करीबी ह्यूमंस जमीन पर नहीं बल्कि सरप्राइजिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बैठे एस्ट्रोनॉट्स है, जो दिन में कभी 1 या 2 बार पॉइंट नीमो के 400 किलोमीटर ऊपर से गुजरते हैं। पॉइंट नीमो को बेसिकली टूटी हुई सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स के टुकड़ों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सैटेलाइट को यहाँ पर गिराया क्यों जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन में पॉइंट नीमो का एरिया 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इतना विशाल है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया इसमें रख दिया जाए तो फिर भी काफी जगह बची रहेगी। इतना कि इसमें इजिप्ट जैसे और 5 देश फिट हो सकते हैं। साल 1992 में एक कैनेडियन इंजीनियर ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके पहली बार पॉइंट नीमो का पता लगाया था। फिर 9 साल बाद साल 2001 में पहली बार इस जगह का इस्तेमाल रशियन स्पेस एजेंसी ने किया था, क्योंकि पॉइंट नीमो इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, यानी ये एरिया किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता। इसलिए दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसीज अपने स्पेस ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिरा सकता है बिना किसी से परमिशन लिए। 23 मार्च 2001 को रशिया के स्पेस स्टेशन मीर को लॉन्च हुए 15 साल हो गए थे, और वो जब मिशन पर रहने लायक नहीं बचा तब रशियन स्पेस एजेंसी ने मीर को डिऑर्बिट करके पॉइंट नीमो में गिरा दिया। मीर के इस मिशन के बाद दूसरी स्पेस एजेंसीज को भी ये रिमोट लोकेशन काफी फायदेमंद लगी, और अब वो भी इसे अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए डंपिंग ग्राउंड के तौर पर यूज करते हैं। आज के समय तक इस ओशियानिक कब्रिस्तान के नीचे 260 से भी ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट का मलबा जमा हो चुका है, जो इस जगह को एक अनोखी स्पेस सिमेट्री बनाती है। और अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी पॉइंट नीमो पर दफन होने वाला है, क्योंकि नासा के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइफ
साल 2030 तक है और उससे पहले ही इसको डिकमीशन कर दिया जाएगा। करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद ये स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए नहीं बनते। जैसे हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही स्पेस में घूमने वाले ऑब्जेक्ट की भी एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है। जब ये एक्सपायरी डेट पास आती है तो इन्हें खुद ही क्रैश कराना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट से कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और जमीन पर अनकंट्रोल्ड तरीके से गिर सकता है। साल 1978 में एक सोवियत सैटेलाइट कॉस्मोस 954 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस सैटेलाइट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसके बाद इसका स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट टूट गया। ये सैटेलाइट कुछ समय तक ऑर्बिट में अनकंट्रोल्ड तरीके से घूमती रही, लेकिन कुछ महीने बाद ऑर्बिट से निकलकर जमीन की तरफ आ गई। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि सैटेलाइट का एनर्जी सप्लाई सोर्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। जब सैटेलाइट ने धरती में अनकंट्रोल्ड एंट्री की तो वो तो एटमॉस्फेयर में ही जल के राख बन गई, लेकिन उसका रेडियो एक्टिव मटेरियल नॉर्थ कनाडा के बड़े हिस्सों में फैल गया, जो और भी बड़ा खतरा बन गया। पॉइंट नीमो की डिस्कवरी से पहले स्पेसक्राफ्ट्स और सैटेलाइट के लिए डंपिंग का काम पैसिफिक ओशन या फिर जमीन के ऐसे रिमोट एरिया में किया जाता था जहां लोग नहीं रहते थे। जब किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करना होता है तो उसके थ्रस्टर्स को एक्टिवेट करके पहले उससे ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है, लेकिन ऑर्बिट से निकलने के बाद भी वो कुछ महीने तक धरती के आसपास घूमती रहती है और धीरे धीरे जमीन के करीब आती है। धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले थ्रस्टर को एक बार फिर से एक्टिवेट किया जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का रुख पॉइंट नीमो की तरफ मोड़ दिया जाए। क्योंकि स्पेस में कोई हवा या प्रेशर नहीं है, इस वजह से फ्रिक्शन भी नहीं होता और सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में बिना किसी पावर के भी घूमती रहती है। इनकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा होती है, लगभग 15,000 किलोमीटर पर आवर। जब ये इसी स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो फ्रिक्शन के कारण इनका एटमॉस्फेयर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये एक फायरबॉल बन जाती है। ये गर्मी उनके मेटल्स को पिघला देती है और ज्यादातर केसेस में ये स्पेसक्राफ्ट्स एटमॉस्फेयर में ही वेपर बन के उड़ जाता है। कभी कभी कुछ मलबा जमीन तक भी आ पहुंचता है, जो अगर किसी आबादी वाले इलाके में गिरता है तो काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेसिफिकली पॉइंट नीमो के 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाले एरिया पर टारगेट किया जाता है, ताकि इंसान और जानवरों को सेफ रखा जा सके। अगर इसके नाम की बात करें तो नीमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नोबडी। ये इस जगह पर फिट बैठता है क्योंकि यहाँ ना इंसान रहता है और ना ही समुद्री जीव। इस एरिया से जहाज भी नहीं गुजरता, इसीलिए एक आइडियल डंपिंग ग्राउंड बन जाता है। पर अगर आप पॉइंट नीमो में फंस जाए तो यहाँ पर शिप्स के जरिए मदद आने में 2 हफ्ते लग जाएंगे और 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल करने वाले हेलीकॉप्टर्स पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही है। साल 336 बीसी में अचानक मैसिडोनिया के राजा फिलिप की हत्या कर दी जाती है। इसलिए एक लड़के को सिर्फ 20 साल की उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी। इस लड़के को खुद एरिस्टोटल जैसे महान साइंटिस्ट ने पढ़ाया था, जिस वजह से वो काफी इंटेलिजेंट बन चुका था। लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं था, क्योंकि राजगद्दी संभालने के 2 साल के अंदर यानी 334 बीसी में मैसिडोनिया के एनिमी ने हमला कर दिया और जब फाइनली मैसिडोनिया और पर्सिया की आर्मीज बैटल ऑफ ग्रेनिसस में आमने सामने आए तो मैसिडोनिया के इंटेलिजेंस की वजह से ये लोग कम नंबर्स में होने के बावजूद भी इस बैटल को जीत गए। अब इस बैटल के बाद से मैसिडोनिया का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया और इसके बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट में बैक टू बैक 3 बड़े बैटल्स, बैटल ऑफ ग्रेनिसस, बैटल ऑफ इसस और बैटल ऑफ गोगमेला को जीत लिया। जिसके बाद वो इंसान जिसे कभी राजा बनने की चाहत नहीं थी, वो कहलाया अलेक्जेंडर द ग्रेट। और अपने इस इंटेलिजेंट के दम पर अलेक्जेंडर ने कुछ ही समय में ऐसा विशाल एम्पायर खड़ा कर दिया कि इसे नापा नहीं जा सकता। अब ऐसे में ये सवाल उठना ऑब्वियस है कि जिस अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया की लगभग 10% पॉपुलेशन को जीत लिया था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में अपनी जंग जीतने के बावजूद भी आखिर किसके खौफ ने अलेक्जेंडर को भारत में आने से रोक दिया? आज की इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर की सच्चाई की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। आज से 2350 साल पहले यानी 326 बीसी में जब भारत पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उस समय अलेक्जेंडर ने भारतीय राजा पुरुषोत्तम यानी पोरस के खिलाफ जंग लड़ी थी। और इस जंग में कौन जीता था, यह हम उन हिस्टोरिक एविडेंस की मदद से जानने की कोशिश करेंगे जो आज हमारे पास मौजूद है। अगर आप मॉडर्न डे पाकिस्तान के मैप पर नजर डालें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ इस जगह पर
झीलम नदी बह रही है, जिसे ग्रीस लोग हाइडेस्पस रिवर के नाम से जानते हैं। और यही वो नदी है जहां अलेक्जेंडर और पोरस के बीच वो हिस्टोरिक बैटल हुई थी, जो अलेक्जेंडर की जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट बैटल थी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर आप मॉडर्न डे कंट्रीज के हिसाब से देखो तो आपको पता चलेगा कि अलेक्जेंडर ने नॉर्थ मैसिडोनिया से उठकर सबसे पहले ग्रीस पर कब्जा किया और फिर उसने एक एक करके मॉडर्न डे तुर्की, साइरिया, इराक, इजिप्ट का बहुत बड़ा हिस्सा, ईरान, फिर टर्कमेनिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, फिर अफगानिस्तान और आखिरकार पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। और इस तरह वो फाइनली झीलम नदी तक पहुंच गया था। यहाँ अलेक्जेंडर को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर उसे एक विशाल एम्पायर बनाना है तो इसके लिए उसे भारत को अपने कब्जे में लेना होगा, क्योंकि अगर हम अलेक्जेंडर के समय की बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा भारत के कंट्रोल में था। बेसिकली उस समय हमारा भारत इकोनॉमिक पावर हाउस था। राजा पोरस ने जब अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर का अगला कदम युद्ध करना ही था। लेकिन यह राजा पोरस को ये अच्छे से मालूम था कि जब तक अलेक्जेंडर झीलम नदी को पार नहीं करता है तब तक वो उनके एम्पायर पर कब्जा नहीं कर सकता। अब झीलम नदी के एक तरफ राजा पोरस अपनी सेना के साथ है और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ। राजा पोरस यहाँ बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था, इसीलिए नदी के किनारे कैंप लगाने के बाद वो अलेक्जेंडर का इंतजार करने लगे। अब बात अगर अलेक्जेंडर की सेना की करे तो ये नंबर्स में 45,000 थे, जिसमें इसकी घुड़सवारी और पैदल सेना दोनों ही थी। वही दूसरी तरफ पोरस की सेना नंबर्स में 30,000 ही थी, जिसमें घुड़सवारी और पैदल सेना तो थी ही, साथ ही इनके पास 130 हाथी भी मौजूद थे, जिन्हें खासकर वॉर के लिए ही तैयार किया गया था। अब तक अलेक्जेंडर ने कभी भी वॉर एलिफेंट्स के सामने नहीं किया था। खैर अलेक्जेंडर यहाँ पर नदी पार करके अटैक करने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले वो अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट देता है। अब यहाँ इनका प्लान ये था कि इनकी आधी सेना अलेक्जेंडर के साथ जाएगी और ये लोग पोरस की सेना से काफी दूर जाकर झीलम नदी को पार करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नदी को पार कर लेते हैं तो ये पोरस की सेना पर 2 फ्रंट अटैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर पोरस को इनके साइड अटैक के बारे में पहले से आइडिया लग जाता है, इसीलिए अपने बेटे को अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए भेजता है। पर इस लड़ाई में पोरस का बेटा मारा जाता है, जिसके बाद अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ किनारे से पोरस की तरफ आते हैं। साथ ही अलेक्जेंडर का आर्मी जनरल भी सामने से नदी पार करना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर पोरस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहा था, क्योंकि अभी भी उसके पास वॉर एलिफेंट्स मौजूद थे, जिसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये वॉर एलिफेंट्स पोरस के पास है तब तक अलेक्जेंडर आसानी से पोरस को नहीं हरा पाता। अब यही वो सिचुएशन था जहाँ से हिस्ट्री में 2 हिस्सों में बांटना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं अलेक्जेंडर के सिपाही इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने वॉर एलिफेंट्स को भी हरा दिया था और अलेक्जेंडर ने पोरस की आर्मी को हराकर पोरस को पकड़ लिया। वही दूसरों का कहना है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि अलेक्जेंडर की थकी हुई आर्मी जो पोरस के बेटे और उसकी सेना से लड़कर आई थी, वो पोरस के वॉर एलिफेंट्स को आखिर कैसे हरा दे। इसीलिए पॉसिबल है कि बैटल का अंत अनडिसाइसिव रहा हो, यानी ना अलेक्जेंडर जीता होगा और ना ही पोरस, और इसी कारण से अलेक्जेंडर भारत पर आगे कब्जा नहीं कर सका। अब ये जो दोनों पक्ष है, जिसमें एक के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर जीता और दूसरे के अकॉर्डिंग वॉर का रिजल्ट नहीं आया, ये दोनों अपने अपने पॉइंट को साबित करने के लिए क्या आर्गुमेंट्स देते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो फिर अलेक्जेंडर का घोड़ा क्यों और कैसे मारा गया। इसके अलावा यहाँ एक और बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट सामने आता है कि इस बैटल में जो भी हुआ था उसका रिटन डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको ग्रीक और रोमन सोर्सेस से ही मिलेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सच में अलेक्जेंडर ने ये बैटल जीत लिया था तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद वो भारत में मौजूद दूसरे एम्पायर पर भी अटैक करता। वही फेमस ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटर्क ने इस बैटल के बारे में लिखा था कि पोरस को हराने के बाद अलेक्जेंडर को ये पता लगा कि पोरस के एम्पायर के आगे नंद एम्पायर शुरू होता है, जिनके पास एक ऐसी सेना थी जिसमें 2 लाख सैनिक, 80,000 घुड़सवार और 6,000 वॉर एलिफेंट्स मौजूद थे। और इस टाइम पर अलेक्जेंडर की सेना काफी ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए आर्मी ने अलेक्जेंडर को फोर्स किया कि अब वो वापस चले जाए, जिसके बाद अलेक्जेंडर भारत से यू टर्न ले लेता है। यहाँ पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया की बाकी एम्पायर्स के पास इतनी बड़ी सेना थी कि अलेक्जेंडर किसी भी एंगल से उनका सामना नहीं कर पाता, इसीलिए उसने वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। पर जो लोग अलेक्जेंडर की जीत को सपोर्ट करते हैं वो ये स्ट्रॉन्ग फैक्ट सामने रखते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ एक इंडो ग्रीक एम्पायर एग्जिस्ट ही करता था, और इसके बारे में हमारे इतिहास में भी लिखा गया है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा एम्पायर को खत्म करने के बाद चाणक्य की गाइडेंस में रहते हुए इंडो ग्रीक एम्पायर पर बहुत ही बड़ा अटैक किया था और उस टाइम पर इंडो ग्रीक के जो राजा थे यानी राजा सेल्यूकस उसको हराकर उनकी बेटी से शादी की थी। अब यह आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य की इंडो ग्रीक एम्पायर पर विजय और पोरस के टाइम से काफी साल बाद की बात है। तो एट दी एंड ये सवाल उठता है कि आखिर ये ग्रीक्स कहाँ से आए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि जब अलेक्जेंडर ने पोरस को हराकर उसके एम्पायर पर कब्जा कर लिया तो उसके काफी सारे ग्रीक साथी इसी कब्जे वाले एरिया में बस गए और फिर यही एम्पायर आगे चलकर इंडो ग्रीक एम्पायर में बदल गया जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो दोस्तों आपका इस बैटल के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।